वो कर रहे हैं। दावत पर इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, इज़्ज़त अफजाई का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ पे इनसे गपशप हुई। देखिए जी, हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी हमेशा से कराची प्रेस क्लब के साथ, सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ, मीडिया की आज़ादी के लिए हमेशा साथ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जी, जितनी आज़ादी सहाफ़त होगी, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो फलेगा फूलेगा, उतना ही जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ कल्चर जो है, और जिसके दिल में जो भी है अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए कुछ लिख दे, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और उसके लिए सोशल मीडिया का में जो फेक न्यूज़ कल्चर है, उसके लिए हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मज़ीद मजबूत हो, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें कि लोगों तक सच की आगाही पहुंचाई जाए। आजकल शऊर का दौर है, हर आदमी बाशऊर है। आजकल अखबार और टीवी चैनल से पहले भी लोगों को तक खबरें पहुंच जाती हैं, तो आप अब हर चीज़ लोगों को पता होती है कि क्या आपके मुआशरे में हो रहा है। तो उस मुआशरे में जो बेहतरी के लिए हमें इक़दाम उठाने चाहिए। हुकूमत सिंध की जानिब से और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हमेशा से ही हमने कोशिशें हमारी यही रही हैं। इससे पहले भी जो प्रेस क्लब की बॉडीज़ रही है, सईद साहब इससे पहले सदर रहे हैं, उससे पहले भी इम्तियाज़ फरहान साहब रहे हैं, और जितने भी बॉडी रही है सबके साथ जो है एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ियों के लिए ज़मीनें भी दी हैं, हुकूमत सिंध ने सहाफ़ियों के लिए इंडोमेंट फ़ंड्स भी दिए हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ी तंजीमों के लिए, मुख्तलिफ़ पूरे सूबे भर के प्रेस क्लब्स के लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने पार्टी की लीडरशिप के जो है अहकामात पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकामात पर, और उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनके अदवार में भी हमेशा जर्नलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया। और हम अब भी ये चाहते हैं कि हमेशा हम आगे भी हर जो भी हमारे मुआशरे के हर सेक्टर को हम बेहतर से बेहतर बनाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका पहला विजन यही है कि सिंध भर में तरक्की को, डेवलपमेंट को मिसाली बनाएं, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान की बेहतरीन सेहत की सहूलियात आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने आपके सूबे में दी, और ख़ास तौर पर कराची शहर में दी है। जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा घरों का मंसूबा है पूरी दुनिया की तारीख का, वो भी आप फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध में बनाने जा रही है। इससे पहले नेपाल में जब ज़िलज़िला आया था तो 8 लाख घर वहाँ की हुकूमत ने बनाए थे। यहाँ पे सैलाब के बाद 21 लाख घर हुकूमत सिंध लोगों को बना के दे रही है, और वो पैसे डायरेक्ट उन वेंडर्स को दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी जिस तरीके से इस वक्त रेड लाइन मंसूबा चल रहा है, इस वक्त येलो लाइन मंसूबा चल रहा है, बड़ी BRT शहर के 100 साल की प्लानिंग है ये BRT। ये चंद दिनों की ये नस्लों से नस्लों की के लिए ये प्लानिंग की गई है। जो बड़ी बिलियंस ऑफ रुपीज़ में जो BRTs बन रही हैं वो लेके आ रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस आ गई। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने जो है वो और भी जो पहले हम EV बसेस पाकिस्तान की लेकर आए थे, वो दोबारा मज़ीद EV बसेस आ रही है। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी EV बसेस जो हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो लेके आ रही है, और उससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो बसेस हो रही हैं। वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस होंगी तो आपको आलूदगी जो है वो आपको शहर में कम मिलेगी, कम उसको हम कम करने में आसानी मिलेगी। इसी तरीके से EV टैक्सीज़ पे मेरी रोज़ाना मीटिंग हो रही है। मेरी 2 दिन पहले भी मीटिंग थी EV टैक्सीज़ पे, कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है कि मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पहली EV टैक्सीज़, और उसमें भी ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी सर्विस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो शुरुआत करें।
और कल मैं कहीं बैठा था, उससे पहले भी किसी दोस्त के मशवरे पे अब एक और प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें 1-2 दिन और लगेंगे। फिर फॉर्मली उसका मैं बनाऊंगा कि हम पिंक स्कूटीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं ख़वातीन के लिए। पिंक स्कूटीज़, और उसका मकसद ये होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। उसका मकसद ये होगा कि ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, उनको और कोई अगर सारे दरवाजे उनके लिए, उनको कोई और विंडो नज़र नहीं आ रही काम की, तो उनको हम किस तरीके से उस घर से बाहर निकालें, ख़ुद कफ़ील बनाएं, ताकि उसको वो अपना रोज़गार कर सकें। और उसके लिए हुकूमत सिंध मेरी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं अप्रूवल भी ले लूँगा गवर्नमेंट से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है कि हम पिंक स्कूटीज़ के ज़रिए ख़वातीन को हम एम्पावर करें, ताकि वो अपना कोई भी कारोबार कर सकें। अगर किसी को कोई कन्वेंस का कहीं इशू है, वो भी उसका वो रिजॉल्व हो सके। उसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा बना रहे पॉलिसी। 2-4 दिन में मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं 2-4 दिन में उसका मैकेनिज्म बना के और उसको हम फ्लोट कर देंगे। तो आपके पास विल होनी चाहिए। इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, आप कॉलेजेस देख लें, आप जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर देख लें। रोड नेटवर्क में जितना काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास सवाए जो फेडरल गवर्नमेंट के रोड हैं, खासकर M6 और ये बाकी, जहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रोड हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के दरमियान भी बनाए हैं। अभी कराची में मज़ीद तेज़ी से काम चल रहा है। कराची के जो रोड्स हैं उसको भी बेहतर किया, और भी बेहतर हो रहे हैं। जो आपका जो ये अभी एक्सप्रेस वे बना है जी, शाहराह भुट्टो जो है, शाहराह भुट्टो का पहला फेज़ आप देखें कि रोज़ाना की तादाद में लोगों की इजाफा हो रहा है वहाँ पे। पहले दिन 2000 थे, फिर 3000 ट्रैफिक, फिर 4000, फिर 5000, 6000 तक ट्रैफिक, जो डे टू डे ट्रैफिक बढ़ रही है। इससे आपका सफ़र कितना आसान हो रहा है शाहराह भुट्टो से। अब शाहराह भुट्टो का फ़ेज़ 2 है कि जी अब मार्च में वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसका हो जाएगा कि जी हम दिसंबर तक पूरे इसको कंप्लीट कर लें। तो ये 39 किलोमीटर की जो ये जो रोड होगा, ये हमारे शहरियों का को बहुत करीब कर देगा। इससे आपको आप डाबी जी इकोनॉमिक जोन के भी आप करीब पहुंच सकेंगे। इसके बाद आप जो है अपने नेशनल हाईवे के करीब भी पहुंच सकेंगे, आप सुपर हाईवे के करीब भी पहुंच सकेंगे, आप बाकी जगहों पर भी करीब पहुंच सकते हैं। तो मकसद ये कम्युनिकेशन को आसान करना, ये हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी है। उसके बाद लिंक रोड का काम भी बिल्कुल आखिर तक पहुँच चुका है। उसका एक पोर्शन तो खोल दिया गया, लेकिन फिर भी वो आखिर तक पहुँच गया है। लिंक रोड फिर आपको नेशनल हाईवे को और आपका जो M9 है उसको आपस में मिलाएगा, जिसे हम पुराना सुपर हाईवे कहते थे। तो ये बहुत बड़े तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है। एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि, और फ़ख्र के साथ कहना चाहिए कि जिस सूबे में आप बैठे हुए हैं, उस सूबे में थर्ड कोल एनर्जी का जो काम हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में से पहले कभी नहीं हुआ। आप देखें कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा थी, तो मोहतरमा ये चाह रही थी कि हम जो है ये प्रोजेक्ट बनाए। फिर PMLN की हुकूमत आई और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने वो चीज़ बंद करवा दी। लेकिन अभी फिर जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में सदर बने, तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो जो प्रोजेक्ट था उसको मुझे शुरू करना है। और उस पर हुकूमत सिंध ने कोई $1 बिलियन तक अपनी जेब में से डाले, हुकूमत ने डाले। और उसके बाद थर का कोयला निकला। और अब पूरे पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन और एनर्जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बिजली सस्ती चाहिए तो वाहिद हल उसका जो है वो कोयले से बिजली बनाए, और वो भी लोकल कोयले से। इस वक्त आपके पाकिस्तान में कोयले से बिजली बन रही है, जो कुछ थर के कोयले से बन रही है, थर के कोयले से बन रही है, बाकी लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं कोयला। जब अपने मुल्क में लाखों टन ज़खायर मौजूद हैं, तो आप इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं कोयले को? तो इसीलिए आप उसकी वजह से जो है वो इशू है। अब हम लोग अब लोकल कोयले के हम इस तरह और मज़ीद इसमें हम लोग स्पीड कर रहे हैं, ताकि हम अपनी पूरी मार्केट को पूरा करके दे दें, ताकि हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। यही थर का कोयला पाकिस्तान को इतना खुद कफील बना सकता है कि 200 साल तक बिजली को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दुनिया भर को। 200 साल तक वो ज़खायर मौजूद थे, वो ज़मीन के पेट में थे। ज़रा उसको निकालने के लिए नियत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, कमिटमेंट चाहिए थी मुल्क के लिए। वो मुल्क के लिए कमिटमेंट और नियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पैदा की। तो इस तरीके से और मज़ीद
बेशतर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है। हर मुआशरे के हर तबके के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो सोच रही है। मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट में हमने किया तो ख़वातीन के लिए पहली पिंक बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध लेकर आई, और अभी पहली पिंक स्कूटी जो हम शुरू कर रहे हैं ख़वातीन के लिए वो भी हम शुरू करें। तो हमारा मकसद ये कि मुआशरे का हर तबका, चाहे हमारे सहाफ़ी भाई जो हम मौजूद हैं, चाहे हमारे जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं, हर उस तबके के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दिन रात मेहनत कर रही है। और हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, क्योंकि लोगों की उम्मीदें सिर्फ हुकूमत पे होती हैं। ये हुकूमत की है कि उनके मसाइल को हल करें। हाँ चलें आप। हुकूमत का स्टांस तो वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद वफाकी वज़रा जो है वो बार बार मुतनाज़ा बयान दे के इस चीज़ को जो ख़त्म करने के बजाय उभार रहे हैं कि केनाल जो पंजाब का हक है, हम अपना पानी ले जा रहे हैं, सिंध उस पर एतराज़ कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, उनको वो ना ही वो मायशी माहिरीन है, ना उनको उस चीज़ का इल्म है, और इस पर हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ 3-4 दफ़ा बड़ा स्ट्रॉन्गली आ चुका है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बलोच साहब, अच्छा वो हफीज बलोच साहब को कर। हाँ बलोच, फिर आपके। आपने आज़ादी की राय की बात की, लेकिन वफाक में जो हुकूमत है वो पीका कवानीन में तरमीम लेकर आ रही है, उस तरमीम पर आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? पीपल्स पार्टी के माजी में हमेशा आज़ादी की राय की नीयत को उजागर किया, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, हम नहीं चाहते कि सहाफ़ियों पे किसी भी किस्म की पाबंदी हो या कतरन हो, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो झूठ फैलाते हैं, उसका हल क्या होगा? और अगर क्या इसको बिल्कुल, मैं कहता हूँ आज़ादी सहाफ़त के सबसे ज़्यादा फेवर में पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी किसी को रोकती नहीं है कि जी कोई बात करे, लेकिन अगर कोई शख्स मादर पितर आज़ाद हो जाए और उसकी मर्जी जो लिख ले, जो छाप दे, और वो गलत स्टोरी छाप दे, फिर होता क्या उन स्टोरीज की वजह से कि जो गलत स्टोरी आप छापते हो तो आप एक परसेप्शन पैदा करते हो। परसेप्शन पैदा करने के बाद फिर अगला जितनी भी सफाई देता रहे, फिर वो परसेप्शन ख़त्म नहीं होती। हम खुद इसका शिकार रहे हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया इदारे पर पाबंदी नहीं लगाई, कभी किसी को नहीं कहा कि जी इस एंकर को इस टीवी चैनल से हटा दिया जाए, फलाने रिपोर्टर को उस अखबार से निकाल दिया जाए। कभी किसी को ये फरमाइश नहीं की पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने अपने आज़ादी मिजाज पे वो रखा है। लेकिन जो पीका की आपने बात की, अगर लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, कि जी कि आप ये ना करें कोई किसी की पगड़ी उछाल दे, कोई झूठी खबर छाप दे और उसको कहने वाला ना हो। कम अज़ कम जो भी सहाफ़ी हजरात हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कोई खबर फाइल कर रहा हूँ तो खबर सच्ची है तो रिसर्च करके करूँ या अपनी ख्वाहिशों पे कर दूँ। सिर्फ इस चीज़ की फ़र्क है। मेरा सवाल ये है, अभी खबर आई है कि इमरान खान ने मैं भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, गौर ने अभी मीडिया ट्रैक करते हुए कहा है कि इमरान खान ने रोक दिए मुज़ाकरात से, क्या कहेंगे सवाल? अच्छा, अभी खबर कितनी, अभी देखे ना, मैं आपने खबर बताई बैठे बैठे, अभी खबर आई है। जब तक मैं तस्दीक ना कर लूँ तब तक मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बगैर तस्दीक कह दूँ फिर वो फाउल हो जाएगा ना। लेकिन इसके अलावा भी मुज़ाकरात या नहीं मुज़ाकरात, पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी कहता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं। अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई, आपने सबने देखी। सारे प्रेस क्लब के, मेरे हम प्रेस क्लब बैठे, सारे प्रेस क्लब सहाफ़ी बैठे हुए हैं। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया जिसने कोई प्रोटेस्ट करने निकला हो? ये सहाफ़ी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये पूरी प्रेस क्लब की बॉडी यहाँ पे भी बैठी, यहाँ पे बैठी है, सामने बैठे हुए। कोई शहर में कोई एक मुजाहिरे करना निकला कि एक
पाकिस्तान के मकबूल तरीन, बकौल उनके मकबूल तरीन लीडर को अदालत ने 14 साल की सजा दे दी, कॉन्विक्ट हो गया। पूरे कराची में एक बंदा नहीं निकला, पूरे सिंध में कोई बंदा नहीं निकला, पूरे बलूचिस्तान में कोई बंदा नहीं निकला, पूरे पंजाब में नहीं निकला, जहां खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक बंदा मुजाहरा करने नहीं निकला। क्या था ये? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होता? किसी मकबूल लीडर को आप सजा दे दो और पूरे पाकिस्तान में से 23 करोड़ की आबादी में से एक शख्स ऐसा नहीं था जो बाहर निकले। एक भाई कर ले, पैमाना ये नहीं है, मेरे भाई की बात में आ जाता हूं। लेकिन 9 मई को जब वो बंदा गिरफ्तार होता है तो 9 मई को रेडियो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाती है, कोर कमांडर हाउस पे हमला हो जाता है 9 मई को, 9 मई को GHQ में हमला हो जाता है, 9 मई को पाकिस्तान भर में सड़कों पे लोग बदमाशी करने के लिए निकल आते हैं, 9 मई को आपके हमारे शहर में भी हम लोग प्रेस क्लब के दोस्तों से बात कर रहे थे, कोई बोला था यहाँ पे बस चलाओ, कोई बोला यहाँ करो, आपकी बसों को आग लगा दिया जाता है, आपकी एम्बुलेंस को आग लगा दिया जाता है। तो वो क्या था? इसका मतलब जब उसको पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, वो अपनी ताकीद करके गया था। उसने हम लोगों को बोला अगर मैं गिरफ्तार हूँ तो आपने ये लाइन ऑफ एक्शन लेना है। उसने अपनी गिरफ्तारी पे, गिरफ्तारी क्या चीज होती है? हर आदमी गिरफ्तार, आधे साहब भी गिरफ्तार हो चुके होंगे मुझे लगता है, जितना मैं जानता हूँ, सबने तहरीकों में रहे हैं। तो गिरफ्तारी में कि आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी, इदारों के खिलाफ आपने बगावतें शुरू कर दी, और आपको जब सजा होती तो आप चूंकि जेल में थे, आपका पैगाम पहुंचाने वाला कोई था नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक शख्स आप नहीं बाहर निकालते हो। तो वो जो इस तरह की जो चीजें हैं उनका बाकायदा तौर पे उन चीजों के लिए होना चाहिए कि जी हाँ, जो जो उन्होंने क्राइम किए हैं, अगर वो बिल्कुल बेगुनाह है तो अदालतें आज़ाद करेंगी, अगर वो बेगुनाह नहीं है तो अदालतों ने फैसला करना है कि वो क्या करना चाहिए। वकास बगला। अच्छा सर, आपने जिक्र किया माशरे के मुख्तलिफ तबकात का एक तबका है जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को नहीं मान रहा, हुकूमती निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को नहीं मान रहा। तो हुकूमत, तमाम सियासी जमातें एक ऐसे माशरे के हिस्से के साथ जो पार्लिमानी अदालती सियासी निज़ाम के साथ चलना नहीं चाहता, मुज़ाकरात हम क्यों करें उसके साथ? देखिए, ये भी आपकी बड़ी टेक्निकल बात की है कि शुरू से ये रहा है कि इन्होंने एक सिलेक्टिव सिस्टम लेकर आए हैं। अब सिलेक्टिव सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। जब इमरान खान 2018 के तारीखी इंतखाबात के बाद तारीखी तौर पर कामयाब हुए थे, 2018 के तारीखी इंतखाबात के साथ तारीखी तौर पर इमरान खान कामयाब करवाया गया था, तब वो शख्स अपने हर ओपोनेंट को चोर डाकू कहता था। वो कहता था कि ये सारे चोर हैं, मैं ईमानदार और शरीफ आदमी हूं। अच्छा, उसी अदवार में मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा की BRT में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि 7 अरब रुपए की किकबैक्स हुई है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक्कार सेठी ने कहा कि जी इसको नैब ऑर्डर दिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि नैब और FIA इसको प्रोब करे। तो आप वाली बात वक्कार साहब की जी, वो उनको पता था कि अब अगर नैब, हालांकि वो वजीर आजम भी खुद थे, उनको पता अगर नैब और FIA ने KP के BRT में कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बंदा पकड़ा जाएगा, चोरी खुल जाएगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जस्टिस बंदयाल से उसको स्टे लिया, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। तो जो जज कबूल नहीं था, मरहूम जस्टिस वक्कार सेठी साहब, जो अदालत का फैसला कबूल नहीं था, फिर अपने पसंद के, अगर जुडिशियल सिस्टम पे उनको एतराज होता तो स्टे नहीं लेते। और मुझे स्टे कौन लेता है? ये मेरे सारे सहाफी दोस्त बैठे हैं, आप किसी कोर्ट में जाके बोलो कि, और बोल क्या रहे हो? बोल रहे हो कि जी यार मेरे खिलाफ मेरे एक प्रोजेक्ट में नैब और FIA को रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। ये पाकिस्तान में इस तरह के कितने स्टे किस लोगों ने लिए हैं? मुझे बताएं तो सही ना मेरे दोस्त बताएं कि पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स में किसने इस तरीके के स्टे लिए कि जी आप नैब और FIA को मना करें तो मैं तलाशी नहीं दूंगा, मेरी तलाशी ना ली जाए। इसी तरीके से जब पूरे पाकिस्तान में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, इस्लामाबाद समेत लोगों के घर टूट रहे थे, आपकी अपनी CDA उस वक्त जो घर तोड़ रही थी, आपने कहा कि जी मेरा जो घर है बन्नी गाला का
उसको रेगुलराइज करवा दिया आपने। साकिब निसार जैसे माशाल्लाह आपने क्या कहते हैं, हम जो दिमाग में आपको समझ में आते लोग, उनके थ्रू जो आपके स्पॉन्सर भी रहे, जिनके आप भी स्पॉन्सर रहे, जिनको आपने डैम फंड में अरबों रुपए दे दी है, जिसका काम डैम करना बनाना था नहीं, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या, ये नहीं आप कहेंगे कि जी ये सिलेक्टिव चीजें कि जो जज मुझे कबूल है उससे मैं अपनी मर्जी के फैसले लूं, और आज उनको ये जुडिशरी अच्छी नहीं लग रही। जब जो जुडिशरी आपको अच्छी लग रही थी, वो लग रही थी, अब आपको ये जुडिशरी अच्छी नहीं लग रही, तो यही पैमाने पीटीआई के और इमरान खान के रहे हैं कि दुनिया भर को गलत बोलने वाला, दुनिया भर को चोर डाकू कहने वाला, और फिर दुनिया भर को जी मैं इनको जेल में टीवी नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा। आज उसके अपने जो है खानदान के लोग रोजाना कि जी आज डबल मैट्रेस कर दे, आज एक्सरसाइज मशीन पहुंचा दे, आज हमें जो है वो ट्रेडमिल दे दे, आज हमें जो देसी मुर्गियां भेज दे, आज हमें वो अंडे भेज दे। तो अब जो अच्छा, क्या ये हर कैदी को ये सहूलत मौजूद है? अगर ये चीजें जायज है तो हर कैदी को दो। तो भाई मेरे, ये डबल स्टैंडर्ड इन लोगों ने अपने लिए सिलेक्टिव रखे हुए हैं, सिलेक्टिव के मीठा मीठा हपप, कड़वा कड़वा थूथू, ये इस तरह नहीं चलता। चांडिया साहब, चांडिया, ये बताइएगा कि आपने रेड लाइन का जिक्र किया, इसी रेड लाइन को लेकर आप पर तनकीद भी हो रही है। उस समय एमकेएम जो है मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि इससे शहरियों को ज्यादा तकलीफ होगी, आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, इसमें ये भी ऐड करते हैं कि रोजाना इस बस में कितने पैसेंजर सफर करते हैं और सरकार उस पर कितनी सब्सिडी देती है? वो चली नहीं ना, नहीं, वो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है है मेरा। अच्छा, जो आपका सवाल है वो है पीपुल्स बस सर्विस का, उसमें लाख से ऊपर लोग रोजाना चलते हैं और पर पैसेंजर को हम 50 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जो आपका सवाल था रेड लाइन बीआरटी का, मेरे भाई मैं बता दूं दोबारा, पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पैसे पड़े हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम करें, कोई पैसों का हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि दिन रात वहां काम चले, और दिन रात काम भी चल रहा है, लेकिन इश्यूज हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इश्यूज ये हैं कि जी जब हमने प्रोजेक्ट एक्सकेवेशन कर दी, शुरू कर दी, बाद में जी वाटर बोर्ड जाग गया कि जी यहाँ पे हमें K4 की लाइन आनी है। अब K4 के 96 इंच का पाइप आना है तो ज़रा आना है। फिर हमारे डेपूज के इशू थे, अब K4 का पाइप आना है तो मैं आज वो सड़क बना दूं और फिर जब K4 का पाइप आएगा फिर मैं तोड़ के फिर बनाऊं। आप ये चाहते हैं अरबाब साहब? आप ऐसे नहीं चाहते ना, कंधा यूँ करना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ तो मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि सारी यूटिलिटीज एक दफ़ा करें, क्योंकि ये जो हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस बन गई है ना, सड़क बन जाती है, कोई ना कोई एक एजेंसी जाग जाती है कि नहीं जी मुझे इसमें तार बिछानी है, जी वो रोड कटिंग करनी है, ये रोड कटिंग ये चीज़ ख़त्म करनी है हमने। तो जाहिर है मैं समझता हूँ लोगों को तकलीफ है, पर मुझे जब हमारे पास पैसे मौजूद हैं, प्रोजेक्ट आज नहीं कल बनाना भी, तो हम लोग क्यों डिले कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम भी नहीं ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांस कराची, ये सब मिलकर जो है, और मेरे मिनिस्टर बनने से पहले ये टेंडर्स हो चुके हैं, ये भी आपको बताना चलूँ, और वो टेंडर सही हुए हैं, अच्छे तरीके से हुए, मेरे मिनिस्टर बनने से पहले हुए हैं, तो कोई डिले का कोई भी वो नहीं है। हम चाहते हैं काम, वही कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको डिले लग रहा है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर अभी मिला काम उनको जाम सादिक ब्रिज का, येलो लाइन बीआरटी में, वो काम हम उनसे 7 महीने पहले करवा रहे हैं। जो उनकी टाइम है कि दिसंबर 2025 में उन्होंने काम कंप्लीट करना है, वही कॉन्ट्रैक्टर 7 महीने पहले वहां डिलीवरी दे रहा है, तो यहाँ 6 महीने डिलीवरी क्यों लेट हो रही है? यहाँ पे भी पैसे तैयार हैं, पैसे वहां पे भी तैयार हैं, यहाँ पे भी वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, वहां पे वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करिए। जहाँ टेक्निकल इशूज है मेरे भाई, अगर डेपोज के इशू थे, अगर वहां पे जो है मैंने बताया कि जी वाटर बोर्ड ने कहा कि हमें 96 इंच की पाइपलाइन डालनी है, और फिर उन्होंने जो टेंडर किया, वो टेंडर उन्होंने उसमें गलती से लिख दिया कि जी ऐसी कंपनी चाहिए जिसको 30 इंच की पाइपलाइन का तजुर्बा हो। जब वो एंड टाइम पे आया तो पता चला जी ये गलत टेंडर हो गया, इसको फिर दोबारा टेंडर करना है जिसको 96 इंच की पाइपलाइन डलेगी, तो 96 इंच वाला तजुर्बा चाहिए था, तो अब वो फिर दोबारा री टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अपनी मजबूरियां हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि जी कोई डिपार्टमेंट बदनीयत है, मैं ये किसी भी नहीं कहूँगा कि किसी डिपार्टमेंट की कोई नाअहली है, मैं कहूँगा कि जी हर डिपार्टमेंट के अपने इशूज हैं, जानबूझ के कोई भी अपनी गलती नहीं करता।
तो जिनके जो इशूज हैं वो सारे रिजॉल्व करके ये प्रोजेक्ट कराची वालों के लिए बनने जा रहा है। और कराची वालों आज हो सकता है कि 2 साल की तकलीफ मजीद कुछ दोस्तों को हमारे हो, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन जिन लोगों को यूनिवर्सिटी रोड पे इस प्रोजेक्ट में ऐसे तकलीफ हो रही है, हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ये जानबूझ कर तकलीफ नहीं है। अब हमारे पे कार शोरूम्स वाले हैं, कार शोरूम्स वालों ने एक नया एहसास कर दिया कि हमारे शोरूम्स हैं और यहाँ पे आप एलिवेटेड बना लो, और एलिवेटेड बनाने के लिए 2.5 अरब रुपये ऊपर लगेंगे। भाई हम 2.5 अरब रुपये ऊपर क्यों दें भाई? आपके कार शोरूम्स की वजह से 2.5 अरब रुपये सरकार भरे क्यों भाई? उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक को कंप्लेंट्स उनके पोर्टल पे कर दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा कि नहीं पहले इनके आप ग्रीवेंसेस दूर करो, तो अब उनके 2.5 अरब रुपये की कॉस्ट भी बढ़ाऊं, उनके नखरों की वजह से मैं उनके ग्रीवेंसेस भी दूर करूं। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपने सिर्फ ये एक पैच है ना जहाँ पे शोरूम्स हैं, अगर इस तरह हमने कोई प्रेसिडेंट कायम किया तो ये 22 किलोमीटर के पैच पे हर दुकानदार बोलेगा मुझे भी कंपनसेशन दो, क्योंकि आपकी BRT बन रही है, मेरी दुकान का व्यू खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो चैलेंजेस है मेरे भैया, मैं बैठ के यहाँ पे लोगों को सजाएं तो हम सड़कों पे नहीं दे सकते ना हम, ठीक है, हम सारी चीज़ों को एड्रेस करें। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, आपको हमारी नीयत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारी ठीक है, शायद हम इतने ज़्यादा एफिशिएंट ना हो, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है। पूरी नेक नियति के साथ, पूरी मतलब एक सिद्ध के दिल से कोशिशें हो रही है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट हो, ताकि हम अपने शहरियों को एक मास ट्रांजिट लॉन्ग टर्म हम उनको उनकी आइंदा नस्लों के लिए एक प्रोजेक्ट दे सकें। अच्छा सर, मुबारकबाद देने आए हैं और हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप दादा बन गए। सवाल आपसे ये है कि क्या वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तब्दील किया जा रहा है? अच्छा जी, बात सुने, ये भी बड़ी कयास आ रहा है यहाँ मीडिया में चलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में चार वज़ीर आला हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है, दिन रात काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वो काम कर रहे हैं। तो उनको तब्दील क्यों किया जाए? ये मैं फिर वही कहूँगा कि जो पहले हमारा सवाल था ना कि यार फेक न्यूज़ और वो न्यूज़, अब खबरें वो चलती रहती हैं। अब चलाने वाले, अब किसी ने कोई वीलॉग में खबर देनी है, किसी ने किसी खबर के जरिए खबर फाइल की खबर देनी है, किसी ने किसी और तरीके से खबर देनी है, सबको चटपटा माहौल चाहिए। अब वो वीलॉगर्स भी या वो भी लोग या जो टिकटॉकर्स जो हैं, टिकटॉकर्स जिनको कुछ नहीं पता, वो रोज़ाना आप कहते हैं 3 दिन में ये होने जा रहा है, 5 दिन में वो होने जा रहा है, ये तब्दील हो। भाई कोई तब्दील नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी के साथ काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कायम अली शाह साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, मुराद अली शाह साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ताकि प्रोसेस आगे चल सके। तो जो भी कयास आ रही हैं उनको आप दफना दें। सवाल उसी कंटिन्यूटी में था, जो पीपल्स बस की बात हो रही थी। आज ये अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पीपल्स बस के किरायों में इजाफा किया गया है 50 से 60% तक। तो अब इसका मतलब है हुकूमत को सब्सिडी जो आप कह रहे हैं 50 रुपये की पैसेंजर पे आप दे रहे हैं, वो वापस ले रहे हैं या किराए बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने कहा कि खबर अभी आई है कि बढ़ गया है। जी सर, बढ़ गया है, बढ़ गया है। देखिए फिर मैं आपको फिर बोलूँगा कि फेक न्यूज़ हो गई फिर। नहीं सर, हाँ, आपके इदारे से खबर आई है। ये सही कह रहे हैं, खुसरापाल के 100 रुपये वसूल किए गए। अच्छा मैं आपको अर्ज कर लूँ भाई, हमने ये कहा है, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जो लास्ट, उस सूबाई काबीना ने यह फैसला किया, हमने 2-3 प्रपोजल दिए सूबाई काबीना को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिए। मैं अपने अब महकमे की वो बता दूँ कि महकमा भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है। महकमे ने कहा कि इस वक्त 1,30,35,000 पैसेंजर रोज़ाना का है, जिसको ऑलमोस्ट 50 रुपये से 70 रुपये उसको जो है हम सब्सिडी दे रहे हैं। महकमे ने सूबाई काबीना को 2 ऑप्शन दिए, गौर सुनिए जमाली साहब, कि एक ऑप्शन के सब्सिडी ख़त्म कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है हमें ऑपरेटर को देनी पड़ रही है वो आपको दी जाए। दूसरी ऑप्शन भी महकमे ने दिया काबीना को कि सब्सिडी को कम कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म ना किया जाए, और वो जो सब्सिडी के पैसे बचेंगे, जमाली साहब हाँ आप छापे नहीं खबर दे सकें, हाँ लिखने बाद में, जो पैसे बचेंगे उससे हम मज़ीद बसें लें, हम अपने सहूलत को बढ़ाएं। तो ये फैसला हुआ कि मज़ीद ईवी बसेस काबीना ख़रीद रही है, और मज़ीद ईवी बसेस हम ज़रा सब्सिडी को बचाएंगे, अपने बजट में चलेंगे।
तो जो सब्सिडी को हम कम कर रहे हैं और थोड़े किराए इसलिए बढ़ा रहे हैं, और किराए में कोई हुकूमत 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं दे रही है, और जो सब्सिडी हमने कम की है, ख़त्म नहीं की है। मतलब सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगी, सब्सिडी कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, और जो पैसे सब्सिडी से हम कम किए उससे हम मजीद बसें लेंगे कि अगर आज 1,30,000 35,000 पैसेंजर रोज बस चला रहा है तो मजीद बसें ले आए तो फिर 2 लाख पैसेंजर रोजाना यही एयर कंडीशनड सब्सिडाइज बसों पे सफर करेगा। तो ये नेक नीयत, इस पे आप लोग अप्रिशिएट करें, अगर करना चाहें ना करें तो भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। शजील साहब, आपका महकमा ट्रांसपोर्ट आपके पास है, काफी सारी जो है वो अब शहर के अंदर आप चीची रक्षा ये वो सब चल रहा है, और 800 के करीब पिछली दफा जो है लोग शहरी हलाक भी हुए। सिंध हुकूमत कोई उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, ट्रैफिक पुलिस तवज्जो नहीं दे रही, और इस महीने के अंदर भी जो हादसा हुए उसके अंदर तकरीबन जो है इस वक्त भी जो है फिगर सही दीजिएगा, देखिए फिगर सही दीजिएगा, फेक न्यूज में आ जाएंगे आप। 40 से ज्यादा लोग जो है हलाक हुए और 30 से ज्यादा जख्मी है। 40 से वो पीका के बाद जो है ना 300 से 40 हो गए। 40 हो गए, 60 से ऊपर। अच्छा मैं अर्ज करूं, एक भी अगर कीमती जान गई है ना तो उसका अफसोस है, क्योंकि वो बेचारा हादसात की मौत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसके वालिदैन को, उसके बच्चों को पता नहीं होता कि आज मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरा वालिद या मेरा बेटा बाहर गया हुआ वापस नहीं लौटेगा। ये सबसे बड़ी, हर मौत अफसोसा होती है, बीमार की मौत जो होती है उसको लोग मेंटली प्रिपेयर, ये सबसे बड़ी पेनफुल मौत उस पूरे ख़ानदान के लिए होती है, उस शख्स के लिए। तो हमें बहुत अफसोस है, हमें दिल से कहना पड़ा, हमें बहुत अफसोस है ये एक्सीडेंट्स होना। इसमें मैं समझता हूँ, मैं आपको अगर आप मुझे सच्ची बात में, हम सब कसूरवार हैं। आप बैठो, आप भी कसूरवार हो, मेरा कसूर ज़्यादा होगा, आपका कम होगा कसूर। उसकी वजह यह कि हमें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम नहीं करते, हम माने नहीं करते। अगर मुझे कोई अगर रेड लाइन सिग्नल पर रेड लिखा होगा, मैं क्रॉस करूँगा, क्योंकि मेरे पास शायद मैं बोलूँगा मैं मिनिस्टर हूँ, मुझे कोई ना होते। आप भी क्रॉस कर दोगे यार, जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी भी शख्स की, या मैं वहाँ जा रहा हूँ या घर जाना है देर में, आप भी नहीं रुकते। फिर अगर कोई रोक दे ट्रैफिक वाला हिम्मत करके, मैं बोलूँगा मैं वजीर हूँ, और आप क्या बोलोगे, मैं ये कार्ड निकालूंगा, मैं सहाफ़ी हूँ, प्रेस का कार्ड है मेरे पास, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? यही करोगे ना, यही करोगे जो कि नहीं करना चाहिए, ना आपने करना चाहिए ना मैंने करना चाहिए। एक मिनट सबर भाई, तो ये ना आपने करना चाहिए ना मैंने करना चाहिए, ये हमारी है। सोसाइटी को जब तक आंखें नहीं खोलेगी, यस उसमें गवर्नमेंट को अपने रोल प्ले कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस स्ट्रिक्टली जो ड्राइविंग चलाना जानता हो सिर्फ उसको ही मिलना चाहिए, और जो ड्राइविंग का टेस्ट पास करना हो उसको मिलना चाहिए। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बड़ी ज़ुबानी जिसका मैं जवाब दूँ, हमें गाड़ियों की फिजिकल फिटनेस भी करनी चाहिए, हम वो नहीं करते। क्यों नहीं करते कि पूरे कराची में, पूरे सिंध में जो व्हीकल इंस्पेक्टर पता कितने थे? 2। अब पब्लिक सर्विस कमीशन 18 लोगों ने और भेज दिए 22। लेकिन ये 22 से भी काम नहीं होगा, ये भी बता दो। 22 लोग सिर्फ आप ये 4 सड़कें दो तो तभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आउटसोर्स करनी पड़ेंगी हमें चीज़ें। अब एक तो हम सख्त डिसीजन करने वाले, जिससे शोर मचेगा, तकलीफ होगी आवाम को, वो तकलीफ हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। उसमें हमें गालियाँ खानी पड़ेंगी ना, गालियाँ कि हम सियासतदान आदी हो जाते हैं खाने की, हम वो खा लेंगे। लेकिन कम से कम जो आप बता रहे हो कि 400 अमवात हुई हैं या 40 अमवात हुई हैं, उसको हम रोक सकेंगे। उसको रोक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कम करना, उसको कंट्रोल करना हम सबका फर्ज है। और उसमें हमें एज ए सोसाइटी अपना रोल प्ले करना है कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। चलें बस। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील